आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद छात्रों में स्वागत है। हमारी वर्णमाला की ये दूसरी क्लास है। इस दूसरी क्लास में हमारे को करना है हिंदी भाषा की वर्णमाला के उच्चारण स्थान। इस उच्चारण स्थान में हम देखेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। इसमें हम पहले व्यंजनों को लिख लेते हैं। क, ख, ग, घ, अं, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 है। इसमें आप देखिए हमारे को पढ़ने हैं उच्चारण स्थान। इस उच्चारण स्थान में आप देखेंगे कि इसको बोलते हैं कैवरक, इसको बोलते हैं चैवरक, इसको बोलते हैं टैवरक, इसको बोलते हैं तैवरक, इसको बोलते हैं पैवरक। अब पहले ये समझिए ये वर्ग क्यों कहे गए। इनका ग्रुप ये, इस तय का 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 ग्रुप ये। इसमें हमारे को उच्चारण स्थान पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपना जो ये सभी को पता है कि अपना उच्चारण स्थान कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है या ओष्ठ है। हमारे को रट्टे नहीं मारने हैं। आपको इस तरीके से समझना है कि जो आप अपना शीशे के अंदर मुंह देखते हैं तो अपने मुंह के अंदर एक वो घंटी सी लटकी हुई है और उस घंटी को कंठ कहते हैं। और कंठ से जब आगे आएंगे तो ये अपना तालु हो गया। फिर तालु से अगला स्टेप जो अपने दांत है, इस दांत के ऊपर वाला जो भाग है अंदर की ओर खुरदरा सा, उसको हम मुर्दा कहेंगे। और उसके बाद में अपने दंत, और दंत से अगला स्टेप ओष्ठ। तो हमारे को पीछे से आगे की ओर क्रमवाइज चलना है। तो इसको मैं लिख देता हूं कंठ। कंठ के बाद में क्या आएगा, अगला स्टेप तालु। तालु के बाद में जो खुरदरी सी जगह है उसको बोलेंगे मुर्धा। और मुर्धा से जो अगले स्टेप है दंत, और दंत से जो अगला स्टेप है ओष्ठ। इसमें मैं आपको बता देता हूं ओष्ठ के अंदर होठों का चिपकना कोई जरूरी नहीं है। जिस तरीके से प, फ, ब, भ, म, नहीं, ओष्ठ में हो सकता है आपके होठों की बनावट में भी अंतर आए। इसमें मैं तक हो गए अपने। अब यहां पर देखो य, र, ल, व का क्या होगा, और इन नीचे वालों का स, श, स और है का क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना। आपको यहां पर देखें यह को आप दूसरी लाइन में लिखिए। दूसरी लाइन यानी य, र को अगली लाइन में, ल और व। कुछ नहीं करना, क्रमवाइज लिखना है बस। और इसी तरीके से ये दुए वाला से मान लो आप, इसको भी दूसरी लाइन में लिख दो। अब दूसरी लाइन में लिखोगे आगे वाले को, उससे आगे वाले को, अब बच गया अपना है क्या है आएगा कंठ की सीरीज में। अब यहां मैं लिख देता हूं, है लिखेंगे यहां तक तो आप सभी के समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपने को क्या काम करना है, अपने शब्द रह गए।
और स्वर सीखने के लिए आप देखिए किस तरीके से मैं कर रहा हूं, रट्टे नहीं मारने आपको। इनके लिए आप देखें, ए आ, फिर दूसरी लाइन में ई ई, फिर क्या काम करना है, ऊ ऊ। आपके होठों की बनावट में अंतर आ रही है, नीचे आइए, ऊ ऊ, वापस चले जाइए, री। यहां तक समझ में आया। अब अगला प्रश्न बनता है कि सर ये बताओ इनका फिर उच्चारण स्थान क्या होगा। एक तो ये बच गए अपने, एक अपने ये बच गए। आपको जल्दी समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं आपकी पुरानी यादें। कैसे, इसको आप बोलते हो ए ऐ ओ औ, तो इसको बोलते हैं ए ऐ ओ औ। आप यहां पर देखिए, तो इनका क्या हुआ, इसको बोला आपने ए ऐ ओ औ ए उ ए ई, तो आप यहां पर देखें क्या हुआ, ए का क्या है, ए का तो जी कंठ है, तो यहां इसका बन गया कंठ है। ई का क्या है, ई का तो जी तालु है, ये लो तालु, तो अपना उत्तर क्या बन गया, ए ऐ का बन गया कंठ और तालु। अब अगला प्रश्न, ए उ का फिर क्या बनाओगे, तो ए का अपना क्या है, ए का ये रहा कंठ, तो मैंने यहां लिखा कंठ। फिर उ का क्या है, ओष्ठ, ये मैंने लिखा ओष्ठ। अब आप देखिए, हो सकता है आपके पेपर में ऐसे आ जाए, इनका ए का उच्चारण स्थान बताएं तो आपका उत्तर कंठ तालु हो गया, इनका उच्चारण स्थान पूछे तो हो सकता है ये इकट्ठा लिखा मिले कंठोष्ठ, मतलब ए ओ औ हो जाता है, पर ये अपवाद है तो कंठोष्ठ है। अब इसमें हम और आगे चलते हैं। एक तो होता है उच्चारण स्थान कंपन के हिसाब से, कंपन, और कंपन में दो पार्ट बनेंगे आपके, कौन कौन से, एक तो आपका बनेगा ए घोष। आप ए घोष को समझ लीजिए पहले, और एक बनेगा आपका से घोष। इनको पहले आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, कंपन मतलब घोष, घोष का मतलब कंपन होता है, घोष का मतलब कंपन होता है। ए घोष, अब यहां पर देखिए घोष कंपन, ए का मतलब नहीं है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब जिसमें कंपन नहीं हो उसको कहते हैं अघोष, और जिसमें कंपन हो, जिसमें कंपन हो उसको कहेंगे सघोष, और सघोष का दूसरा नाम घोष भी है, विपरीतार्थक। अब इनको समझने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा वो देखो। कुछ बच्चे छोटी क्लासों में ऐसे बोलते हैं, क ख ग गड़ च छ ज जइए ट ठ ड डण त थ द धन, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले दो बोल रहे हैं फिर तीन बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहां पर देखिए अच्छे तरीके से कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, क ख ग गड़ ग घ ड़ अंग मतलब, और अगले में बोल रहे हैं च छ ज जइए ज जइए। अब आपका नियम बन गया, क्या नियम बना, फिर पहला और दूसरा तो आएगा इसमें, और तीसरा और चौथा और पांचवा आएगा इसमें। अब देखो
क ख ग गड़ च छ ज जय ट ठ ड डण त थ द दन प फ ब भ म। अब देखो मैं कहां आया, मैं आया इसमें। अब मैं कहता है कि अगली लाइन मेरे को दे दो एक, कौन सी, ये रे ले और वह, ये बोला फिर अगली लाइन मेरे को दे दो। तो अगली लाइन में एक इन्होंने क्या कहा, से श से, ये बोला ना है मेरे को वापस दो, तो इन्होंने है इनको दे दिया। फिर इन्होंने क्या कहा भी जहां पर ये ले वे आए वहां सभी स्वर आएंगे। ये लो मैंने सभी स्वर लिख दिए। आपसे प्रश्न पूछे भी स्वर कहां आते हैं सहकोश में, ये कहां आएगा, है कहां आएगा, च कहां आएगा, छ कहां आएगा, इन नियम का यूज कर लेना। पहला कहां आएगा, दूसरा कहां आएगा, तीसरा कहां आएगा, 1 नंबर 2 नंबर ए कोश में आएंगे, तीसरा चौथा पांचवा आपका सह कोश में आएगा। और जहां मैं आएगा, मैं मतलब पांचवा मैं आएगा, वो कहता है अगली लाइन मेरे को दो एक, तो ऊपर वाला कहता है एक लाइन मेरे को दो। तो उसके बाद में सभी स्वर कहते हैं कि जहां पर ये ले आते हैं हमारी जोड़ी उनके साथ है। ये होता है कंपन के हिसाब से। अब अगला स्टेप में देखो तो वो देखो आप, वो क्या है, वो होता है वायु के हिसाब से उच्चारण स्थान, वायु। अब वायु के लिए उच्चारण स्थान देखिए आप, वायु क्या कहता है, वायु के हिसाब से भी 2 पार्ट है। एक तो है आपका अलप प्राण, मैंने अलग अलग लिखा थोड़ा आपको समझाने के लिए। एक आपका बना महाप्राण, अवायु है। अवायु के लिए इसमें देखो आप, प्राण का मतलब वायु होता है, अब मैंने लिखा। अब अलप का मतलब कम, महा का मतलब ज्यादा। जब कम वायु निकले तो इसका मतलब अलप प्राण है, यदि ज्यादा वायु निकले तो आपका महाप्राण। अब समझिए पहले, जब आप उच्चारण करते हैं आपके फेफड़ों से जब वायु निकलती है और वो कम निकले तो आपका अलप प्राण है, और जो आपकी वायु ज्यादा निकले तो वो आपका महाप्राण है। इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा वो देखो एक बार। उसके लिए आप पहले इनको देखिए कि ऊपर वाले में तो मैंने कहा कि बच्चे इस तरीके से बोलते हैं क ख ग ग च छ ज ज नहीं, ये तो ठीक है। इसमें थोड़ा सा हटके बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, क ख ग घ च छ ज झ, मतलब एक बोलेंगे फिर दूसरा बोलेंगे फिर तीसरा बोलेंगे फिर चौथा बोलेंगे। तो मैंने क्या किया फिर इसमें, मैंने बोला क, दूसरा बच्चा बोला ख, एक बोला ग, एक बोला घ, एक बोला ड़। मतलब हम वैसे प्रोनाउंसिएशन वहां अड़े ही बोलते थे बच्चे, सर छोटे बच्चे। अब इसमें क्या हुआ, अपना नियम क्या बन गया, पहला आएगा यहां, दूसरा आएगा यहां, तीसरा आएगा यहां, चौथा आएगा यहां, पांचवा आएगा यहां। अब इसमें देखो आप कि क ख ग घ अं, च छ ज झ य, त ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, यहां तक आए। अब मैं कहां आया, मैं आया यहां, ऊपर वाले में मैं कहां आया, यहां। मैं क्या कहता है एक लाइन दो मेरे को, तो मैंने एक लाइन ली कौन सी, ये लेवे की। अगले बोले एक लाइन हमारे को दो फिर, तो अगले को हमने एक लाइन दे दी आगे वाली, और अगली लाइन दी ना, तो फिर सबर क्या बोले, हम यहीं पर रहेंगे, हमारी इनके साथ जोड़ी है, तो इनके साथ जोड़ी है तो सभी स्वर आएंगे इनके साथ। सभी स्वर किसके साथ आएंगे, यर लेवे के साथ, और यर लेवे के साथ सभी स्वर आएंगे। ये होता है कंपन के हिसाब से, ये होता है वायु के हिसाब से।
आपके यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए आप। अब आपको जब हम उच्चारण स्थान के अलावा एक अलग सा पॉइंट पढ़ते हैं जो आगे आपके काम आएगा, वो इसी के अंदर मैं 2-4 प्रश्न करवा देता हूं आपको। वर्ण विच्छेद। और वर्ण विच्छेद समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वर्णों के टुकड़े किस तरीके से करने, शब्दों के टुकड़े किस तरीके से करने। और वर्ण विच्छेद में क्या है कि जब आपको वर्ण विच्छेद आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको शब्दकोश के अनुसार क्रम लगाना आ जाएगा। अब वो शब्दकोश क्या है? इंग्लिश में डिक्शनरी आसान है, शब्दकोश इंग्लिश में डिक्शनरी आसान है और हिंदी में थोड़ा सा कठिन है, ज्यादा नहीं। तो वर्ण विच्छेद समझिए, उसके तुरंत बाद शब्दकोश आएगा। इसके 2-4 उदाहरण बता देता हूं ताकि जब आगे आप शब्दकोश सीखोगे तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा वो देखिए आप। मैं कुछ वर्ड बता देता हूं आपको। जिस तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि ये आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है। अधिकतर बच्चे क्या काम करते हैं, इनको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, और बोलते क्या है, स्रोत, जो कि गलत है क्या? स्रोत, स्रोत कैसे है कि ये क्या है, ये से, इसके नीचे ये रह है, इसके ये मात्रा हुई और ये हुआ तय। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि यदि आप के ये देखो मैंने लिखा पै और रे, तो इसका मतलब क्या हुआ, रे पूरा है, पै आधा है। जिसको जिसने सिर पर उठा रखा है, नीचे वाला मजबूत, ऊपर वाला कमजोर। अब यहां पर देखिए स्रोत में जब हम स्रोत के टुकड़े करेंगे तो से आधा है, तो मैंने लिखा से आधा। उसके बाद में क्या है, रे, तो मैंने रे के ओ की मात्रा है, तो इसके अंदर ओ की मात्रा है, तो ये बन गया स्रो। यहां तक तो आ गया होगा समझ में। और उसके बाद में आपका बन गया तय, और उसके बाद में बन गया ए। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके। इसी तरीके से आप देखिए कि मान लो मैं करवाता हूं आपको। एक देखिए आप, है ये री की मात्रा है, और इसमें मैं लिख देता हूं हृदय, और एक वर्ड मैंने लिख दिया, अभी पहले पढ़ाया था आपको, हर्षो। अब आपको समझने की जरूरत है, वो क्या समझने की जरूरत है कि ये जो है के नीचे मात्रा है वो री की है, और ये जो है के नीचे मात्रा है वो है रे की। अब है, अब मैंने है लिखा, है तो आधा ही है क्योंकि ये री ने उठा रखे है, तो है के अलंत लगाया मैंने और री लिख दिया। अब री शबर है तो इसके टुकड़े नहीं होते। आगे चलेंगे, द, और द में ए लगा देंगे और ये में ए लगा देंगे, ये। अब इसके टुकड़े देखो आप, आसानी है प्लस रे है, रे, और तो रे तो व्यंजन है, तो इसमें ए लगा देंगे। देखो आपके देखने में हो सकता है भी है ये पूरा है, नहीं है आधा है, क्योंकि रे ने सिर पर उठा रखा है, तो रे पूरा है, ऊपर वाला आधा होगा, नीचे वाला पूरा होगा। तो इसमें यहां तक आए, से आधा है तो मैंने से आधा लिख दिया, ये लो। वह पूरा है तो मैंने वह पूरा लिख दिया, ये लो। वह और है, आप अंतर देखिए इसमें क्या है, ये री की मात्रा है, ये रे की मात्रा है। अगला प्रश्न देखिए आप। जिस तरीके से अधिकतर बच्चे क्या काम करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, अधिकतर 90% बच्चे क्रिया, एक मात्रा दो पर कैसे लग जाएगी, एक मात्रा दो पर कैसे लग जाएगी। देखो क्या है इसमें
ये मात्रा इसको मैं ऐसे लिख दूं, जैसे देखो आप, क आधा है क्योंकि रे, और रे मात्रा है रे के ऊपर और या, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपके। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, क्रिया, क्रिया मतलब क आधा ही है, रे पूरा है, छोटी ई की मात्रा ये और आ, क्रिया। कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। जिस तरीके से मान लो ये मंडल है, मैं बच्चों को ये कह दूं, आप ये बताओ भी ये ठीक है या ये ठीक है, बच्चे कहेंगे जी ये ठीक है और ये गलत है। फिर मैं दूसरा उदाहरण एक और देता हूं, मैं कहूंगा जी आप ये बताओ ये मंजीत है, आप इसमें से मंजीत में ये बताओ मंजीत ये ठीक है या ये ठीक है। तो बच्चे, अधिकतर बच्चे ये कहेंगे कि जी ये सही है ये गलत है। कारण आप समझिए, यदि ये सही है तो आपने रीजन तो देखा होगा ये क्यों सही है, और यहां आपने ये कह दिया ये सही है। तो इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना, नाम मात्र, जिस तरीके से मैं पीछे ले जा रहा हूं आपको। क का लस्ट क्या होता है, च का टे का णे, टे का ने, पे का मैं, इनको बोलते हैं नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन कितने हैं, 5 नासिक्य व्यंजन। इस नासिक्य व्यंजन को समझने के लिए हम वही वापस जाते हैं, वो देखो आप एक मिनट। हिंदी ये कहती है जब आपको अनुस्वार हटाना हो तो आपको क्या काम करना है, इस बिंदी, ये जो बिंदी के बाद, मेरा कहने का मतलब अनुस्वार के बाद ये ड है और इस बिंदी के बाद क्या है, ज है। तो इसका लस्ट क्या बना, टे वाली लाइन है, टे वाली लाइन है, टे ठे ड, इसका क्या बन गया न। तो ये आधा है, ऊपर है, आधा है, तो इसका मतलब ये तो है ठीक और ये है गलत। और यदि मैं इसके बाद में जय कहूं तो जय है च वाली लाइन में, च छ ज झ, तो ये है, तो ये बना, तो ये बना, तो ये आपका सही होगा और ये आपका गलत होगा। अब कुछ बच्चे कह देते हैं जी देखने में तो ये सुंदर, ना ना ना, इसका कोई नहीं। हिंदी व्याकरण ये कहती है कि अनुस्वार के अगले का पांचवा कर दो। अगले का पांचवा का मतलब ड का लस्ट क्रिया तो नहीं हो गया। जिस तरीके से मान लो मैं लिखूं यहां उदाहरण स्वरूप कि मैंने ये लिखा शंकर, तो इसका ये बनेगा, इसका कै का लस्ट क्या हुआ, ये हुआ, तो इसका आधा करना है तो मैंने ये कर दिया और ये कर दिया। इस तरीके से आपको करने हैं, ये आपको समझ में आएंगे। तो अगला जो अपना टॉपिक है वर्ण विच्छेद और शब्दकोश के अनुसार शब्द कर्म में लगाना, तो आपके वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। आशा करते हैं कि आपके ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।